हेलो, गुड मॉर्निंग। ये जो वीडियो है, फर्स्ट तो हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। और ये पार्ट थर्ड से रिलेटेड वीडियो है जो 22-25 सेशंस के बच्चे हैं और जो जूलॉजी ऑनर्स हैं। 22-25 सेशंस जूलॉजी ऑनर्स का एक पार्ट थर्ड जो ओल्ड में है, उनका जो कुछ 3 पेपर्स हैं, 3 पेपर्स जूलॉजी में 4 पेपर्स एक्चुअली देने हैं, जिसमें 3 थ्योरी है और 1 प्रैक्टिकल है। तो उसमें पेपर 5 जो है उसके लिए कुछ गेस्ट क्वेश्चंस है आपके लिए। आप जो पढ़ रहे हैं थ्रू आउट पढ़िए, क्योंकि ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट साल होता है और इसी के बेसिस पे, और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को ले लीजिए, मतलब ऑनर्स के बेसिस पे आगे आपके सारे एग्ज़ाम्स हैं। अभी आपके एग्ज़ाम्स डेट इशू नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ चूँकि 3 पेपर है तो कुछ पेपर्स के गेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके बेसिस पे आप थ्रू आउट पढ़ेंगे तो थ्रू आउट, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट्स बना के ज़रूर रखिए, जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बेसिस पे आके आपके एग्ज़ाम्स में जो फाइनल आप एलएनएमयू का एग्ज़ाम्स देंगे, उसमें थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो थोड़ा-सा टाइम पहले ही मैं आपको ये दे रहा हूँ। तो बेसिकली ये गेस्ट क्वेश्चंस है 25 के लिए जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो और ये पेपर जो है वो 5 है, मतलब 5, 6, 7 और 8 4 पेपर्स हैं आपके। तो मैंने 5 का गेस्ट क्वेश्चंस दिया है। गेस्ट क्वेश्चंस का मतलब ये है कि इस क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा है मेरे हिसाब से, ठीक है? तो इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो गेस्ट क्वेश्चंस थे वो 90% तक मिल गए थे। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, तो आपके पास 3 पेपर्स हैं थ्योरी जो आपको देने हैं, तो आपके पास टाइम पता नहीं कितना है अभी आपके पास। आपका भी एग्ज़ामिनेशंस बहुत जल्दी शायद 2 महीना में हो जाए प्रोबेबली, क्योंकि आपका सेशंस जो ये लास्ट सेशन है, उसके बाद आप कहीं और भी एडमिशन लेंगे तो आपको सब कुछ मार्कशीट सब क्लियर होना पड़ेगा। इसीलिए मार्च तक अगर आपका एग्ज़ाम होगा तब आपको जून-जुलाई तक आपको सब कुछ मिल पाएगा। इसीलिए आपके एग्ज़ाम होने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये जूलॉजी ऑनर्स का गेस्ट क्वेश्चंस है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जूलॉजी ऑनर्स के पेपर्स हैं और वो पेपर 5 है। इसमें ये पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम होगा अभी आप लोगों का, याद रखिएगा। और ये यूनिवर्सिटी जो है वो एलएनएमयू के लिए है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। सेशंस जो है आपका 22 टू 25 है। इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो नए बच्चे हैं उनके लिए चैनल्स का नाम है डॉक्टर दीपक कुमार झा। इस चैनल्स पे आप जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा डॉक्टर दीपक कुमार झा। जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और इससे रिलेटेड जो मटेरियल्स होगा, कुछ पढ़ाने का, कुछ पढ़ाया भी हुआ है, और कुछ अगर नया मटेरियल्स होगा तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि इस टॉपिक को सर पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है? तो टाइम के हिसाब से अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चंस पढ़ा दिया जाए। ठीक है? तो आपको इजी हो थोड़ा। तो चलिए आते हैं हम लोग। और जो ये कॉमन स्लाइड है, जो बच्चे नए हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये पढ़ने का चैनल है, और आप अगर बायोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल होगा, आई होप सो। ठीक है? तो आप इसको, और जो भी आप वीडियो देखते हैं उस पे आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। कमेंट्स एक ऐसा चीज़ है जिससे आपके सीनियर्स को या आपके जूनियर्स को पता चलता है कि हाँ एक्चुअली इस टाइम में क्या हुआ था। ठीक है? तो मैं आपसे एक प्रोबेबल है कि आपको आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं। कमेंट्स ज़रूर कीजिए अगर आप वीडियो को देखते हैं। देखिए, वीडियो देखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन आप रख लिए, नहीं। वीडियो में वर्ड्स जो होते हैं उसको आप सुनिए, क्या बोला जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है, और उसको समझिए। ठीक है? तो आप उस पे कमेंट्स कर सकते हैं। हाँ, अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, जो जिनको नहीं पता है उनको भी पता चलेगा। तो ओवरऑल है कि आप लोगों का एग्ज़ाम्स अच्छा से जाए, ये हमारी मनोकामना है कि आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम्स दीजिए। लेकिन थ्रू आउट पढ़िए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स जैसे सीयूटी, पीजीए एग्ज़ाम्स कंडक्ट होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, उस सबसे गेस क्वेश्चन पढ़ के उस सबसे नहीं होगा, आपको थ्रू आउट बुक्स पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है? उसके लिए भी हम रेडी रहते हैं। बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको जिस हद तक हो हेल्प होनी चाहिए। ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो पेपर 5 का ये जो क्वेश्चंस है वो किसका है? पेपर 5 का। सबसे पहला चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये पेपर 5 का क्वेश्चन है। 2 ग्रुप्स हैं, आपको मालूम होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है?
दोनों में से टोटल आपको 5 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, जिसमें से एक ग्रुप से आप 2 उठा सकते हैं या दूसरे ग्रुप से 3 उठा सकते हैं, या आपको जैसे सूटेबल लगता है, लेकिन टोटल 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे। तो इसमें आते हैं, इसमें भी हमने आपको, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस में भी 5-5 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो मैंने आपको 5 ही क्वेश्चंस दिया है, दोनों ग्रुप में 5-5 दिया है। आपको क्वेश्चंस में भी दोनों ग्रुप्स में 5-5 क्वेश्चंस ही मिलेंगे, और उसमें से आपको आइदर एक ग्रुप से 2 क्वेश्चन उठाइए, दूसरे ग्रुप से 3 क्वेश्चन उठाइए, या फर्स्ट से 3 क्वेश्चन लीजिए, सेकेंड से 2 क्वेश्चन लीजिए, या आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ है, आपको जो अच्छा लगे, जैसा मिले उसमें आप कर सकते हैं। तो ये बायोकेमिस्ट्री, ये ग्रुप ए जो है वो बायोकेमिस्ट्री का है, ठीक है, ये बायोकेम है। तो बायोकेम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो गेस हैं इसमें। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एंजाइम एक्शन। ये एंजाइम एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप 100% करके जाइए, ठीक है। कैसे एंजाइम्स काम करता है उसके बाद, मेंशन फैक्टर्स इन्फ्लुइंग द एंजाइम एक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम, जैसे पीएच क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सब सारी चीज़ आपको बताने होंगे। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्शन को प्रभावित करते हैं। आपको मालूम है पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर कंडीशन में पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ही वर्क करता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्लासरूम में भी आप पढ़े हैं, आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद है डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ क्रेब साइकिल। ये बहुत अच्छा से पढ़ाया है आपको मैंने, ठीक है। क्रेब साइकिल्स के क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। तो 9-10 स्टेप्स जो है वो उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे कि हाँ कैसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ साइट्रिक एसिड बनाता है, वो पूरा साइकिल्स जो है फिर से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। इसमें FADH निकलता है, NADH2 निकलता है, GTP निकलता है, कहाँ पे किस स्टेज से किस स्टेज में वाटर का ये है। तो आप किस स्टेज से किस स्टेज में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, मतलब 2 से शुरू होता है तो पहला कंपाउंड 6 कार्बन का बनता है, वो कैसे मतलब 4 कार्बन में फिर कन्वर्ट होता है, 2 CO2 मॉलिक्यूल्स कब रिलीज होता है, कौन सा स्टेप है जो मतलब मतलब कौन सा एंजाइम्स लगते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ हमने आपको पढ़ाया है। होप सो आप इसको बहुत अच्छा से करके जाएंगे। और ये चूँकि क्रेब साइकिल नोबेल प्राइज़ वर्क है, हैंस क्रेब को नोबेल प्राइज़ मिला था इस साइकिल के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप सो आप इसको करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर विटामिन्स। तो आप देखे होंगे कि विटामिन्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल्स। तो आपको एक विटामिन्स के बारे में लिखना है कि विटामिन्स क्या है, ठीक है। उसके बाद नेम द डिफरेंट ऑफ फैट सॉल्युबल्स विटामिन। एक ही विटामिन के बारे में आपको डिस्क्रिप्शंस में पढ़ना है। फैट सॉल्युबल विटामिन जनरली विटामिन D, A, K, E होते हैं, ठीक है। तो ये 4 विटामिन के बारे में आप, इसके पॉजिटिव निगेटिव्स, इसके ज़्यादा होने से कौन सा बीमारी होता है, कम हो जाने से कौन सा बीमारी होता है, बच्चे में कौन सा बीमारी होता है, एडल्ट में कौन सा बीमारी होता है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन आप इसको लिख सकते हैं। कौन सा विटामिन कैसे काम करता है बॉडी में, किसी के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, इसके बारे में आप पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि डिफिशियंसी भी दिया है, डिजीजेज कॉज ड्यू टू देयर डिफिशियंसी। डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है ये चाइल्ड में और एडल्ट में आप क्लियर करके लिख पाएंगे। तो इसका एक आप पढ़िए पूरा, आप वाटर सॉल्युबल पे पढ़िए, लेकिन फैट सॉल्युबल का एक अच्छा सा नोट्स बना के रखिए जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है कि गिव डिटेल्स द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स जो है वो मोनोमर है, इसका क्लासिफिकेशन है, ये आपको मालूम है कि ये ग्लिसरॉल्स में फैटी एसिड जुड़ के ये ट्राइग्लिसराइड बनता है, और उसी से लिपिड्स का क्लासिफिकेशन है, जैसे सिंपल लिपिड है, कंपाउंड लिपिड है, नहीं तो उसके डेरिवेटिव्स हैं, डिराइव्ड लिपिड भी हैं, तो इसका सब लिखना है। उसके बाद है कि एसेंशियल फैटी एसिड्स का नाम लिखना है, ये भी आप पढ़े हैं क्लासरूम में। तो आई होप सो इसके लिए भी एक अच्छा सा नोट्स बनाएंगे। लेकिन आप याद रखेंगे कि आपके पास 5 क्वेश्चन है, 3 घंटा है आपके पास लिखने के लिए। तो 5 क्वेश्चंस को लिखने के लिए अगर आप 3 घंटा लगाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन 30 मिनट्स का ही आप रखेंगे अप्रॉक्स, और 30 मिनट्स जो मिलेगा आपको वो ओवरऑल के लिए रखिए। तो 30 मिनट्स में एक क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख पाएंगे, इसके लिए आपको पहले से एक प्रिपेयर्ड नोट्स होना पड़ेगा आपके पास, जो आप खुद से तैयार कीजिए, बेटर है। किताब पढ़िए, जो मटेरियल्स चाहिए होगा वो हम आपको बताएंगे। बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ाया भी हुआ है, या अगर आपको चाहिए कि नहीं ये हमको नहीं समझ में आता है तो आप एक रिक्वेस्ट भी इसी वीडियो के कमेंट्स में कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ा दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके रिक्वेस्ट को मान लूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स हैं। 5वां क्वेश्चन मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स का दिया है, जिसमें हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स है, ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट्स है। दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है।
थर्ड है मीटर रोटेशन। तीन आपको ये दिया गया है, और तीनों जो है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो या मीटर रोटेशन है, या ये तीनों कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में आपको मिल जाएगा, मीटर रोटेशंस भी मिल जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि यही आपको जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि इस पार्ट्स को आप जरूर पढ़ के जाइए एग्जाम से पहले। ठीक है, आई होप सो आपको जो 2-3 क्वेश्चंस लिखने हैं वो इसमें से आ जाएंगे। क्लियर है? लेकिन आपको जैसे CUT PG करना है, अच्छे से तैयारी करना है, तो आप थ्रू आउट पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक खासियत है कि अगर आप पढ़े हुए हैं थ्रू आउट तो आपको बनेंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक खासियत है कि उसको पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप अच्छे से जब तक लिखेंगे नहीं तब तक नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चंस को लिख के एक नोट्स बना के अपना रेडी रखिए, जो आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में हेल्प करे, और पढ़िए आप थ्रू आउट। क्लियर है? चलिए, तो ये एक पार्ट है, पार्ट ए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको इजी होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग, पार्ट बी में। ठीक है, तो पार्ट्स बी में जो है इसमें भी आपको, इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी है आपका। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसके। इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें आप देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चंस जो आपको पढ़ना है, हिस्टोफिजियोलॉजी ऑफ मैमेलियन पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। तो जनरली जब आप ग्लैंड्स के बारे में लिखना होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के 3 जैसे इंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट से किस हार्मोन का रिलीज होता है इसके बारे में लिख सकते हैं आप। हाइपोथैलेमस कैसे पिट्यूटरी पे एक्ट करके कौन सा हार्मोन रिलीज कराता है इसके बारे में लिख सकते हैं। किस हार्मोन का क्या फंक्शंस है वो लिख सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बशर्ते कि आपको हार्मोन्स याद रहे, क्या एक्शन है, नहीं जैसे ग्रोथ हार्मोन्स है वो कहाँ से निकलता है। हाँ, उसके बाद ज़्यादा सिक्रीशन होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कम सिक्रीशन होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा सिक्रीशन एडल्ट में होने से क्या प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा सिक्रीशन चाइल्ड में होने से क्या प्रॉब्लम होता है, इसको आप डिटेल्स में लिख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा आप सिंपली बहुत अच्छा आंसर बना सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, इसमें आप जब भी बनाएं तो हाइपर हाइपो दोनों सिक्रीशन याद रखिए, और एडल्ट में और चाइल्ड में दोनों याद रखिए, तब आपका अच्छा से इसका नोट्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है सार्कोमेयर से, ये मसल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सार्कोमेयर कैसे, व्हाट आर सार्कोमेयर्स। उसके बाद है डिस्क्राइब द मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स, मसल जैसे हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं और कार्डिक है। तो स्केलेटल मसल्स जो है वो हम अपने अनुसार जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे हमारा हाथ का बाइसेप्स है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो जैसे स्टोमक का मसल्स है, उसको आप अपने हिसाब से, वो आपके मतलब अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। या हार्ट का मसल है वो भी आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो स्केलेटल मसल का यूनिट जो है वो सार्कोमेयर्स है। इसमें आपको पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स के लाइन है, ए लाइन, जेड लाइन, नहीं ये सब पढ़े हैं आप क्लासरूम में भी, तो इसको आप अच्छे से करेंगे, सारी चीज़ का डिस्क्रिप्शन होना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द O2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड ऑफ मैमल्स। तो ह्यूमन, मैमल्स मतलब ह्यूमन को ले लेंगे आप यहाँ पे। तो O2 ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब देखिए, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा कि बाहर में O2 का क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लंग्स में क्या है, कैसे O2 हेमोग्लोबिन के साथ कैरी होता है, O2 कैसे जाता है हेमोग्लोबिन से लेकर टिश्यू तक, टिश्यू में कैसे वो पहले कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से टूट जाता है हेमोग्लोबिन से, और हेमोग्लोबिन से O2 रिलीज होकर वो सेल में चला जाता है और सेल उसको कंज्यूम करता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, खास करके इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, जो भी होता है यही होता है हाई टू लो में। तो आप पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ इसको लिखेंगे। एक क्वेश्चन को आप इतना ही नोट्स बनाएंगे जो 30 मिनट्स में आप प्रेजेंट कर पाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए आप नोट्स बनाइए, पॉजिटिव निगेटिव कर सकते हैं। फिगर्स का होना बहुत ज़रूरी है, फिगर्स से ही बहुत बातें क्लियर होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का आप बहुत अच्छा से फिगर, ये पढ़ाए हैं हम आपको, अब बना पाएंगे। उसके बाद है प्रोटीन डाइजेशन। ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया है कि प्रोटीन डाइजेशन कैसे होता है। तो प्रोटीन जैसे माउथ से डाइजेस्ट नहीं होता, ये प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टोमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन में, 2 जगह प्रोटीन का डाइजेशन है। तो स्टोमक में प्रोटीन डाइजेशन ही होता है मेनली,
उसमें कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व हैं, वो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, एंजाइम्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, फिगर्स नहीं। उसके बाद किस फॉर्म में जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन अगर आगे चला गया, वहाँ पे पीएच इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो आगे चला गया तो कैसे पीएच चेंज हो रहा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। स्टमक के किस पार्ट में कौन सा एंजाइम्स कैसे हेल्प करके प्रोटीन का डाइजेशन करता है, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है। ठीक है, तो प्रोटीन डाइट्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो क्योंकि एक वर्ड आपको एब्जॉर्प्शन दिया है, डाइजेशन इन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन किस सेल में करता है, वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, उसके बाद वो सेल तक कैसे पहुँचता है। ठीक है, एसिमिलेशन ऑफ फूड में आता है ये सब। तो आप फिजियोलॉजी पूरा इसका लिखेंगे, प्रोटीन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का। आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, मैंने पढ़ाया भी है। उसके बाद नेक्स्ट में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिया है, 5 में ये और करके दिया है आपको। ठीक है, या तो यूरिकोटेलिज्म पढ़ लीजिए आप, और या नेफ्रॉन, या आप हो सकता है अभी आपके पास टाइम है तो दोनों को पढ़िए। ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने दोनों को दिया है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि डिफाइन यूरियोटेलिज्म एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स में बोवेंस कैप्सूल से लेके और कलेक्टिंग डक्ट तक का फिगर बहुत अच्छा से होना पड़ेगा। नहीं, कितना वहाँ पे प्रेशर्स है, मतलब ब्लड जो है फ्लो करता है प्रेशर्स में, किस प्रेशर से वोमेंस कैप्सूल में ट्रांसफर्ड होता है, क्या आइटम्स ट्रांसफर्ड होता है, उसके बाद क्या फिर वहाँ पे सेपरेशन होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में क्या रिएक्शन होता है, उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में क्या रिएक्शन है, उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे, कैसे किस मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, कैसे वहाँ पे कंसंट्रेशन होता है, उसके बाद वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, वहाँ पे किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पे फिर आप हार्मोन को जोड़ सकते हैं। नहीं, पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, एडीएच जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो सारे को मिला के एक अच्छा सा नोट्स आप बना सकते हैं। खास करके इसमें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स को आप बहुत अच्छा से दर्शाइए, बहुत अच्छा से बनाइए, जिससे आपका आंसर क्लैरिटी के साथ लिखा है। तो एक तो हमने आपको न्यूरॉन्स से नेफ्रॉन से दिया है। दूसरा है वाटर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है नर्वस सिस्टम का यूनिट है। तो आपको न्यूरॉन्स में जैसे बॉडी है, सेल है, वो पूरा स्ट्रक्चर्स आपको डेंड्राइट से लेके और एक्सोन पूरा क्लियर होना पड़ेगा। माइलिनेटेड शीथ है, नॉन माइलिनेटेड शीथ है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। लिखा है डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ नर्व कंडक्शन। नर्व कंडक्ट करता है तो मतलब नहीं होता है, मतलब जैसे बाहर में क्या है पॉजिटिव, अंदर में कैसे निगेटिव होता है, फिर कैसे चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, बाहर में निगेटिव हो गया, अंदर में पॉजिटिव हो गया, फिर से री होता है वो। तो आपको 3 स्टेप हैं, मतलब एक मतलब पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। तो तीनों को आप अच्छे से फिगर के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्लासरूम में नहीं पढ़ाया आपको, तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगा कि कैसे वो पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और मतलब होता है। मतलब ये 3 स्टेप्स आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपको नर्व कंडक्शन समझ में आ जाएगा। तो ये आपका ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, आई होप सो आप इसको बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करेंगे, जिससे आप अच्छे से डिमोन्स्ट्रेट कर पाए आंसर के रूप में। ठीक है, नोट्स जब भी बनाइएगा आप याद रखिएगा कि 30 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को लिखने में ना लगे, वैसा ही नोट्स होना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल्स बहुत हैं। ठीक है, आपको क्या पूछा गया है और कितना डिमोन्स्ट्रेट करना है, कौन सा फिगर इंपॉर्टेंट है, वो डिमोन्स्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आंसर मान लीजिए कि एक ही आंसर को आप लिखते रह गए 3 घंटा, तब भी आपको एक क्वेश्चन का जो मैक्सिमम मार्क्स है वही मिलेगा। इसीलिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। 5 क्वेश्चन आपको लिखना है तो पाँचों लिखना है। ठीक है, और टीचर्स भी समझते हैं कि मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपसे जो पूछा गया है आप उतना ही एक्सप्लेन करेंगे, उसी से आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप सो ये पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। एक पेपर का और मैं आज आपको दे दूंगा, एक पेपर का मैं थोड़ा बाद में दूंगा। ठीक है, गेस क्वेश्चन। तो आई होप सो ये भी आप एक स्नैपशॉट में रखेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा ईजी हो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आप। लेकिन हम आपको एक चीज़ जो फाइनली बोल रहे हैं वो ये है कि आप पढ़िए। आपको यूजी का अगर अच्छा से एग्ज़ाम देना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप थ्रू आउट पढ़िए। लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस का नोट्स बना के आप रखिए, आपके पास अभी टाइम है, लेकिन पढ़िए आप थ्रू आउट। क्योंकि जब आप यूजी का एग्ज़ाम देंगे, सीयूईटी का, उसमें कोई गेस काम नहीं करता, उसमें थ्रू आउट द ब्रेन काम करेगा आपका। तो उसके लिए पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। और जो कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हों कि हाँ सर हम यूजी के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप मतलब पीजी के लिए पढ़ना चाहते हैं एंट्रेंस के लिए, वो मुझे बता सकते हैं। वो आप व्हाट्सएप है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपसे बात कर सकता हूँ इस मैटर पे। जो इंटरेस्टेड हैं इसके लिए CUPT यूज़ पीजी के लिए, जो इंट्रेंस देने के लिए है, वो मतलब बहुत सारे LNM में ही जाएंगे, लेकिन जो इंट्रेंस के लिए मतलब ये हैं इंटरेस्टेड हैं, वो मुझे आप ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए कि मैं इंट्रेंस के लिए इंटरेस्टेड हूँ, जो प्रिपरेशन में हेल्प होगा मैं करूँगा। ओके, तो जो नए बच्चे हैं वो, मेरा इस चैनल का नाम है डॉक्टर दीपक कुमार झा। आप इस चैनल पे सर्च करेंगे गूगल में तो आपको आ जाएगा। आप बता सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं बायोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के लिए, वो जरूर ज्वाइन करके रखिए। नोटिफिकेशन अपना ऑन करके रखिए कि क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए नहीं भी हो सकता है, तो आप उसको एलिमिनेट करेंगे। जो आपके लिए वीडियो है उसको आप जरूर देखिए। ठीक है, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। आप अपना तैयारी नए साल में अच्छे से करेंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाए, ये मेरी कामना है। और अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।